आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एकल स्वामित्व फर्म से आप क्या समझते हैं तथा इसके गुणों एवं सेवाओं को समझाइए। तो इस प्रश्न में हमारा बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहला तो एकल स्वामित्व फर्म का क्या अर्थ होता है तथा हम क्या एकल स्वामित्व को समझते हैं तथा के साथ ही साथ एकल स्वामित्व के गुण तथा लाभ क्या क्या होते हैं और सीमाएं अर्थात हानि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकल स्वामित्व फर्म का क्या अर्थ होता है, अर्थात एकल स्वामित्व फर्म होता क्या है। तो एकल स्वामित्व बहुत ही साधारण भाषा में एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाला व्यवसाय, उद्यम, उद्योग क्या कहलाता है, एकल स्वामित्व कहलाता है। अर्थात एक ही व्यक्ति उस व्यवसाय का मालिक होगा तथा सारे कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे। वो क्या कहलाएगा, एकल स्वामित्व फर्म कहलाएगा। तो इसका मैं आपको छोटा सा परिभाषा दे देती हूँ। तो एकल स्वामित्व का परिभाषा होता है हमारा, एकल स्वामित्व फर्म को संगठन का वह स्वरूप मानते हैं, रूप माना जाता है, जहां केवल एक ही व्यक्ति मालिक हो तथा सभी कार्य उसी व्यक्ति द्वारा किए जाएं, उसी व्यक्ति द्वारा किया जाए। वो क्या कहलाता है, हमारा एकल स्वामित्व फर्म कहलाता है। तो ये हो गया हमारा एकल स्वामित्व का अभिप्राय तथा हम एकल स्वामित्व व्यवसाय से क्या समझते हैं। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय को और हम विशेष रूप से जानेंगे, वो हम इसके गुण तथा सीमाओं से हमें पता चल जाएगा कि एकल स्वामित्व में होता और क्या क्या है। तो एकल स्वामित्व में हमारा सबसे पहला तो क्या होता है, हम हानि गुण देख लेते हैं इसके। एकल स्वामित्व के गुण, एकल स्वामित्व के कई प्रकार के गुण होते हैं, वो हम देख लेते हैं के गुण। तो सबसे पहला तो हमारे एकल स्वामित्व का गुण होता है प्रारंभ तथा समापन में सुगमता। अर्थात एकल स्वामित्व फर्म को कभी भी हम किसी भी समय खड़ा कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। हम एकल स्वामित्व फर्म को किसी भी समय खड़ा कर सकते हैं और स्थापना इसकी कर सकते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि प्रारंभ तथा समापन में सुगमता हमारा क्या कहलाता है, एकल स्वामित्व का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि इसमें हमें किसी भी कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा दूसरा गुण क्या है। दूसरा गुण हो जाता है हमारा शीघ्र निर्णय। इसके जितने भी कार्य होते हैं वो एकल व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें जितने भी निर्णय होंगे सब किसी के द्वारा लिए जाएंगे, उसी एक ही मालिक के द्वारा लिए जाएंगे। तो इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होती और जल्दी से जल्दी हम कोई से भी कार्य का निर्णय ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा हमारा गुण क्या होता है। इसमें गोपनीयता हमारा तीसरा गुण कहलाता है। अर्थात हम जितना भी कार्य करेंगे अपने व्यवसाय से संबंधी वो क्या रहेगा, एक ही व्यक्ति तक सीमित रहेगा। हमें किसी भी व्यक्ति से अपने व्यवसाय से संबंधित क्रियाओं को साझा नहीं करना होगा। अर्थात जितने भी वो करेगा कार्य वो खुद ही करेगा और जितने भी कार्यों
कार्यों में हमें गोपनीय कार्य हो वो हम अकेले कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया हमारा चौथा और तीसरा गुण। अब हम देख लेते हैं इसका चौथा गुण क्या है। चौथा गुण हो जाता है हमारा व्यक्तिगत संपर्क, अर्थात एक व्यवसाय में उसके उपभोक्ताओं द्वारा उनका संबंध होना, एक अच्छा संबंध होना एक बहुत ही लाभप्रदा कहलाता है। अर्थात अगर हमारे अच्छे ग्राहक होंगे जिससे हमारी व्यक्तिगत संबंध हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को आगे भी बढ़ा सकते हैं और तथा अपने ग्राहकों को अच्छी संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके। तो हम इसमें एक ही व्यक्ति होगा जो कि क्रय विक्रय का भी कार्य कर रहा है, उत्पादन का भी कार्य कर रहा है, तो उसका सीधा संपर्क ग्राहकों के साथ होगा। और अगर उसका सीधा संपर्क होगा ग्राहकों के साथ तो वो अपने व्यवसाय को और अच्छी तरीके से वृद्धि के दर पर पहुंचा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें पांचवा हमारा कौन सा गुण है। पांचवा गुण होता है ऋण प्राप्त करने में सुगमता, अर्थात एक जो व्यक्ति है उसको ही सभी ऋण का भुगतान करना है और ऋण की प्राप्ति करनी है। अगर एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण की आवश्यकता होगी तो वो अपनी खुद की संपत्ति को भी अपने व्यवसाय में लगा सकता है आसानी से और ऋण प्राप्त कर सकता है। तो उसको पूंजी की भी कोई असुविधा नहीं होती है, वो आसानी से अपनी संपत्ति का भी प्रयोग करके अपने व्यवसाय के संगठन को बढ़ा सकता है। तो ये हो गई हमारी पांचवी गुण। और हम देख लेते हैं हमारा छठा गुण क्या हुआ। छठा गुण हो जाते हैं हमारा मितव्ययिता, अर्थात हमारे जितने भी व्यय होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ मितव्ययिता का कि एक जो व्यक्ति होता है जो अपने व्यवसाय का निर्माण करता है तो वो क्या करेगा, अपने व्यवसाय में हर एक वस्तु का कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से अपने व्यवसाय को चलाएगा। तो एक व्यवसाय जब कुशल एवं प्रभावपूर्णता से चलेगी तो उसमें सबसे कम व्यय खर्च होगा, अर्थात सबसे कम खर्चे आएंगे और जितने भी अपने संसाधनों का वो पूर्ण प्रयोग करना चाहेगा जिसके द्वारा उसकी जितनी भी संगठन की खर्चे हो या फिर नुकसान हो वो क्या हो, कम हो सके। तो एक एकल व्यवसायी द्वारा ये भी हमें एक सुविधा प्राप्त हो जाती है कि वो अपने खर्चों पे पूरा ध्यान दे सकता है और कम से कम खर्च कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा सातवां गुण क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अर्थात एकल व्यक्ति एक ही व्यक्ति है तथा उसको संगठन के जितने भी कार्य करने हैं स्वयं ही करने हैं। तो वो क्या करता है, जो वो चाहे वो कार्य कर सकता है। अगर उसको लगता है कि इस व्यावसायिक जोखिम को उठाने से उसे इतना लाभ प्राप्त होगा तो वो कार्य अवश्य करेगा। उसे किसी से भी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये कार्य करूं कि नहीं करूं। वो जो भी चाहता है वो स्वतंत्र रूप से उस कार्य को कर सकता है। तो ये हो गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ। अब हम देख लेते हैं आठवां उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। आठवां लाभ प्राप्त होता है आत्मविश्वास का। जब एक व्यक्ति, अगर हम भी एक व्यक्ति हों और हम कोई कार्य खुद से कर रहे हों तो हमें खुद में ही क्या होता है, आत्मविश्वास आ जाता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, सभी कार्य स्वयं ही कर सकते हैं, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो निजी रूप में भी आत्मविश्वास का बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है एकल व्यवसाय करने से। अब हम देख लेते हैं इसमें नौवां हमारा कौन सा गुण हुआ। नौवां गुण होता है हमारा सतर्कता, अर्थात एकाकी व्यापारी में हानि होने पर जितना भी समस्त जोखिम है किसको उठाना पड़ेगा, एकाकी व्यापारी को ही उठाना पड़ेगा। अर्थात वो प्रत्येक कार्य बड़ी ही सतर्कता से करता है। तो हमारा नौवां कार्य हो गया सतर्कता। तो जितना भी वो कार्य करेगा वो बहुत ही सतर्क रूप में करेगा ताकि वो जितने भी जोखिम उठाए वो अच्छे से ही हो पाए, क्योंकि उन जोखिमों को हम एक ही व्यापारी को, एकाकी व्यक्ति को ही सारा जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन वो क्या करेगा, बहुत ही सोच समझ के अच्छे तरीके से वो कार्य करेगा ताकि उसको भविष्य में जोखिम कम उठानी पड़े। अब हम देख लेते हैं इसका 10वां गुण कौन सा है। 10वां गुण होता है हमारे कार्य में लगन, अर्थात जितना भी कार्य करेगा ना एकाकी व्यक्ति वो पूरे लगन से करेगा, इसमें काम चोरी करने की कोई संभावना ही नहीं होगी। तथा वो जितने भी कार्य, अगर वो कर्मचारी भी रखता है अपने व्यवसाय में तो उन कर्मचारियों से क्या कराएगा, लगन से अपने कार्य कराएगा, क्योंकि वो जानता है कि जितना भी लाभ होगा हानि होगा वो उसी को उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो अपने कार्य में पूरा लगन से कार्य करेगा। अब हम देख लेते हैं इसका
11वां लाभ। तो 11वां लाभ क्या हो गया हमारा? पूरा नियंत्रण, अर्थात इस व्यवसाय में वो जितने भी कार्य करेगा उसमें पूरा इसका नियंत्रण होगा। इससे बड़ा कोई भी उस पदवी में नहीं होगा। सबसे बड़ी पदवी में कौन होगा? एकाकी व्यापारी ही होगा। तो जितना भी कार्य का नियंत्रण कौन करेगा? एकाकी व्यापारी करेगा। इन्हीं सब से, इतने सारे लाभों से आपको पता चल गया होगा कि एकाकी व्यापारी इतना क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इतना प्रचलित है लोगों के बीच में, क्योंकि इतने सारे इसके क्या होते हैं? गुण होते हैं एकाकी व्यापारी फर्म के। अब हम देख लेते हैं इसकी हानियां भी क्या होती हैं, क्योंकि ये भी जानना आवश्यक है कि एक व्यवसाय को करने में हमारे क्या क्या हानियां होती है। तो हम देख लेते हैं एकल व्यावसायिक या स्वामित्व फर्म की सीमाएं, अर्थात इसको करने से हमें कौन कौन से नुकसान भी उठाने पड़ते हैं तथा इसकी क्या कौन कौन सी सीमा है, किस हद तक हम ये कार्य कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है सबसे पहला तो एकाकी व्यापारी की जो सीमाएं हैं वो कुछ दिशाओं में ही, कुछ स्पष्ट रूप से किए जाने व्यवसाय में ही रोक आती हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी हमारी कमियां या असुविधाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो जो व्यवसाय या पेशा छोटे पैमाने पे हो उसी पे हम ये कार्य कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि व्यवसाय या पेशा छोटा होना चाहिए। पेशा छोटा होना चाहिए तथा उसी में हम एकाकी व्यापारी कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा हमारा संगठन या उपक्रम होगा तो हम उसमें एकाकी व्यापारी नहीं कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरी हमारी क्या सीमाएं हो जाती है। दूसरी सीमा हो जाती है जिसमें हम कम पूंजी एवं योग्यता की आवश्यकता होती है। इन व्यवसायिक उपक्रम में एकाकी व्यापारी में हम क्या होगा? कम पूंजी की आवश्यकता जिस संगठन में होगी तथा योग्यता की कम आवश्यकता होगी वहीं पे हम ये व्यवसाय करेंगे। क्योंकि जितने भी व्यवसायिक फर्म होते हैं अगर वो बहुत बड़े होते हैं तो उसमें बहुत बड़ी हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा योग्यता की भी आवश्यकता होती है। तो कम पूंजी तथा कम योग्यता वाले संगठन में ही इसका कार्य हो सकता है। योग्यता वाले संगठन में ही यह संभव है। यह संभव है। बड़े से बड़े संगठन में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है या बड़े से बड़े संगठन में एकाकी व्यापारी संभव ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि तीसरा हमारा कौन सा सीमा हो जाती है जिसमें हमारी व्यक्तिगत देख रेख हमारी आवश्यकता अधिक महत्व ना रखती हो। अर्थात ऐसे व्यवसाय जहाँ पे हमारे व्यक्तिगत देखरेख आवश्यक ही नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? एकाकी व्यवसाय की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि उन व्यवसाय में जिनमें व्यक्तिगत देख रहे अधिक महत्व नहीं होता। जिसमें व्यक्तिगत देखरेख अधिक महत्व नहीं रखता तथा रखता है तो हम सिर्फ उसी जगह पे ही कार्य करेंगे। ऐसा व्यवसाय जहाँ पे हमें व्यक्तिगत रूप से ही हमें लगे रहना है, चाहे उसी कार्य में करते रहना हो, तो वही हमारा आवश्यक होता है। अर्थात ऐसी संगठन जहाँ पे व्यक्तिगत रूप से देखरेख आवश्यक नहीं हो वहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं इसका चौथा, जिसमें दायित्व पर कम हो, हमारे क्या हो? कम दायित्व हो। ऐसे संगठन जहाँ पे हमारे कम दायित्व हो उस वहीं पे ही हमारा एकाकी व्यापारी चल पाएगा।
कम दायित्व वाले संगठन में ही चल पाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका पांचवा सीमा हमारी हो गई जिनमें बाजार स्थानीय हो तथा बिक्री का क्षेत्र सीमित हो। अर्थात हम जहाँ पे हमारा क्या हो, बाजार बिल्कुल वहीं पे हो तथा क्षेत्र भी सीमित हो। बाजार तथा क्षेत्र क्या हो हमारा, सीमित हो। ज्यादा बड़ा उपक्रम हमारा एकाकी व्यापार में हो ही नहीं पाएगा, हमारा बाजार भी सीमित होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हमारा छठा कौन सा ऐसा सीमा हो जाती है। छठा सीमा हो गई हमारा जिनमें ग्राहकों की व्यक्तिगत संतुष्टि की आवश्यकता हो। अर्थात जहाँ पे हमें व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों से बात करने की आवश्यकता हो, वहीं पे ही हमारे एकाकी व्यापारी का चयन होता है तथा जिसमें वस्तु की मांग नियमित हो। अर्थात हम लिख सकते हैं कि उन व्यावसायिक उपक्रम जिसमें वस्तु की मांग नियमित हो। वस्तु की मांग नियमित हो। तो बहुत ही साधारण से में मैं आपको ये कहूँ कि उन व्यावसायिक उपक्रमों में इनका प्रयोग नहीं होगा जहाँ पे ये जो व्यवसाय कर रहे हैं वो छोटा संगठन हो। अर्थात जो छोटे संगठन हो वहीं पे हमारे एकाकी व्यापारी हो सकते हैं और बड़े संगठनों में हमारे एकाकी व्यापारी नहीं हो सकते हैं, जिनमें निर्माण के लेने का शीघ्र आवश्यकता ना हो। अर्थात हम एक आखिरी हमारा क्या सीमा हो जाती है जिसमें निर्णय लेना शीघ्रता ना हो। तो ऐसे संगठन में क्या होती है, हमारी एकाकी व्यापारी संभव नहीं है। अर्थात हमारे एकाकी व्यापारी एक ऐसी संगठन होती है जो एक छोटी संगठन होगी जहाँ पे सारे कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा हो पाएंगे, वही संगठन हमारी एकाकी व्यापारी होती है। अर्थात जो बड़े बड़े संगठन होते हैं जैसे हमारी बहु अंशों वाली कंपनियां होती हैं, उन संगठनों में क्या होगा, हमारे एकाकी व्यापारी संभव नहीं है क्योंकि उसमें कई सारे कार्य आ जाते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा संभाले जाना संभव नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं एकाकी व्यापारी के ये सीमाएं हो गई और ये हो गए एकाकी व्यापारी के लाभ तथा गुण जो कि हमारे एकाकी व्यापारी का होता है। और एकाकी व्यापारी का हम अर्थ भी जान ही लिए, जो एक व्यक्ति द्वारा जो संगठन चलाया जाता है वो हमारा एकाकी व्यापारी कहलाता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।